हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ प्रो गाइडर। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा था 12th का बायो का चैप्टर 11, आज हम लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ये इंग्लिश मीडियम में है, मीन्स कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम होंगे। इसमें बच्चे को जो बिगनर्स होंगे या जो पढ़ भी रहे होंगे उनको इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो वो बस उसका सिंपली एनसीईआरटी का पूरा सिंप्लीफाइड वर्जन है, मीन्स कि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का पॉइंट बना कर दिया गया है। तो आप लोग आगे पढ़ो, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लाइव ऑर्गेनिज्म या उनके एंजाइम का यूज करके एक ऐसे प्रोडक्ट या प्रोसेस बनाए जाते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो। ठीक है, सभी माइक्रोबियल मेडिएटेड प्रोसेस जैसे कर्ड, बियर्ड, वाइन का भी बनना भी बायोटेक्नोलॉजी का परिणाम है। आजकल सीमित अर्थ रिस्ट्रिक्टेड सेंस में बायोटेक्नोलॉजी को देखा जाए तो वे प्रोसेस आते हैं जिनमें जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऊपर दिए गए सब्सटेंस को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब जो कर्ड, बियर्ड, वाइन है, ये जेनेटिकली मॉडिफाई करके लार्ज स्केल में उसका हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। आगे चलकर अनेक प्रोसेस टेक्निक को भी बायोटेक्नोलॉजी में शामिल किया गया है। फॉर एग्जांपल, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा टेस्टी बेबी का निर्माण होता है, यह भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। जीन की सिंथेसिस तथा यूज, डीएनए वैक्सीन को डेवलप करना, डीएनए जीन को करेक्ट करना, डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना, जो डिफेक्टिव जीन है उसको करेक्ट करना, वो भी क्या होता है, जो बायोटेक्नोलॉजी के ही अंदर आते हैं। ये सही बायोटेक्नोलॉजी के ही पार्ट्स हैं, वही जो मैंने आपको बोला। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ईएफबी द्वारा दी गई डिफिनीशन में ट्रेडिशनल व्यू तथा मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी दोनों को समाहित किया गया है। ईएफबी द्वारा दी गई डिफिनीशन इस प्रकार है: प्रोडक्ट तथा सर्विस के लिए नेचुरल साइंस व ऑर्गेनिज्म सेल व उसके पार्ट्स और मॉलिक्यूलर एनालॉग का इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब समायोजन। हम लोग मेन टॉपिक आया प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी विकास के प्रमुख दो टेक्निक है। पहला क्या है, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक। दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, मतलब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को मतलब विकास दो टेक्निक के प्रमुख है। पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस टेक्निक के द्वारा जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए और आरएनए, हमारे जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए और आरएनए की केमिस्ट्री में परिवर्तन करने के बाद होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रवेश कराकर उसके फेनोटाइप को चेंज किया जाता है। उसे क्या होता है, फेनोटाइप को चेंज किया जाता है, मतलब उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज किया जाता है। फेनोटाइप मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग दूसरा आ गया। दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में स्टेराइल वातावरण बनाकर केवल डिजायर माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल को लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करवाकर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम आदि का निर्माण कराया जाता है। अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल के कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल के कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपेक्षा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाभ को समझ चुके हैं, मतलब आप जान चुके हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल का डिफरेंस, वही बता रहा है कि आप उसके लाभ समझ चुके हैं। जेनेटिक सेटअप की यूनिक कॉम्बिनेशन बनाने तथा वेरिएशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन के लिए लाभदायक हो सकते हैं। ये क्या कर रहा है कि जो आप जेनेटिक सेटअप यूनिक कॉम्बिनेशन तथा बनाने तथा वेरिएशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मतलब उसका जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें वेराइटी मिलती है हमको, जबकि ए सेक्सुअल में ऐसा नहीं होता। ए सेक्सुअल में सेम कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, मतलब कोई मॉडिफाई नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा उसमें कैरेक्टर नहीं आ सकता ए सेक्सुअल में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को द्वारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रिजर्व रहती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नई वेरिएशन को परमिट करता है। सेम यही चीजें मैंने आपको ही बताया। प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग में यूज होने वाले ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर द्वारा प्रायः डिजायर्ड जीन के साथ साथ अनडिजायरेबल जीन का भी समावेश तथा मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है,
इस कमी को दूर करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक में जीन क्लोनिंग तथा जीन ट्रांसफर का यूज करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया जाता है। मतलब इसी कमी को दूर करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक में जीन क्लोनिंग तथा जीन ट्रांसफर का यूज करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए से डिजायरेबल जीन अनडिजायरेबल जीन मतलब जो हमको नहीं चाहिए के बिना केवल एक या एक से अधिक डिजायरेबल जीन को टारगेट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्या आप डीएनए के उस पीस का भविष्य जानते हैं जिसे किसी प्रकार से एलियन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया गया हो? तो इसका आंसर है संभवतः यह डीएनए पीस ऑर्गेनिज्म की प्रोजेनी सेल में स्वयं मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, लेकिन जब यह डीएनए रेसिपिएंट के जीनोम से जुड़ जाता है तो मल्टीप्लाई होकर होस्ट डीएनए के साथ इनहेरिट हो जाता है। इसी कारण यह है कि एलियन डीएनए बाहरी डीएनए का मतलब एलियन डीएनए मतलब बाहर का जो होता है सो एलियन डीएनए का पीस अब उस क्रोमोसोम का पार्ट बन जाता है जिसमें रिप्लिकेट करने की क्षमता होती है। ठीक है, क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पाया जाता है जिसे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं। मतलब क्रोमोसोम में डीएनए का सीक्वेंस होता है, उसमें स्पेसिफिक एक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं, जो रिप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो रिप्लिकेशन स्टार्ट करता है मतलब स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए ऑर्गेनिज्म में इसीलिए एक ऑर्गेनिज्म में किसी एलियन डीएनए के पीस के मल्टीप्लिकेशन के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसे क्रोमोसोम का हिस्सा बने जिसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस की उपस्थिति हो जिसे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहा जाए। इस प्रकार होस्ट ऑर्गेनिज्म में स्वयं रिप्लिकेट तथा मल्टीप्लाई करने के लिए डीएनए का एलियन पीस मतलब बाहरी पीस ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाता है। मतलब जहां इनिशिएशन उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ओरिजिनल एप्लीकेशन मतलब क्रोमोसोम का जहां स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जहां से क्या होता है इनिशिएशन होता है, रिप्लिकेशन का स्टार्टिंग होता है। इसे क्लोनिंग या इसे किसी कंप्लीट डीएनए की टेक्निक कॉपी बनना कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं आप? क्लोनिंग कह सकते हैं या किसी डीएनए टेम्पलेट की कॉपीज बनना कह सकते हैं। फर्स्ट रिकमेंड डीएनए का निर्माण सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के नेटिव प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन से जुड़ने से हो सका था। ठीक है, कह रहा है कि फर्स्ट रिकमेंड डीएनए का निर्माण जो है वो सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के नेटिव प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के जुड़ने से हो सका था। प्लाज्मिड, अब प्लाज्मिड क्या है ये हम लोग देखते हैं। प्लाज्मिड देखिए, प्लाज्मिड क्या है? डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा डीएनए है। प्लाज्मिड जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं, प्लाज्मिड जो है वो क्या है? डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक, ये क्या है? ये नॉन इसेंशियल होता है, नॉन इसेंशियल होता है। ठीक है, प्लाज्मिड का जो ट्रांसफर होता है वो दो तरीका से होता है। पहला होता है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा कंजक्शन। वो हम लोग आगे उसी चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग ये पढ़ लिए। ठीक है, ये पढ़ लिए, यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक आर्टिफिशियल रिकमेंडेड डीएनए मॉलिक्यूल के निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट रिकमेंडेड डीएनए का निर्माण ये हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, प्लाज्मिड पढ़ना था। यह सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो ऑटोनोमसली रिप्लिकेट करता है। ठीक है, स्टेनले कोहेसन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में एक प्लाज्मिड डीएनए का एक पीस हटाकर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया था। ये जो है स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने 1972 ईस्वी में एक प्लाज्मिड से डीएनए का एक पीस काटकर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया था, एंटीबायोटिक जीन को निकाला था। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉलिक्यूलर सीजर कहे जाने वाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम।
मॉलिक्यूलर सीजर किसको बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। कि खोज डीएनए के स्पेसिफिक लोकेशन पर काटना संभव हो सका। मतलब जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, डीएनए को पार्टिकुलर जगह से जहां चाहिएगा वहां से वो कट कर देता है, उसी को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर सीजर। कटे हुए डीएनए के पीस को प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ा जाता है। अब जिसे मान के चलिए ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, ठीक है, यहाँ आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगा दिए, यहाँ कट किए, अब इस कट को प्लाज्मिड के पीस के साथ जोड़ेंगे, इसका प्लाज्मिड के पीस के साथ, प्लाज्मिड पीस के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। यह प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर की तरह काम करता है, और यह प्लाज्मिड क्या है? वेक्टर की तरह कार्य करता है, जो साथ में डीएनए को ट्रांसफर करता है और साथ में डीएनए का भी ट्रांसफर करता है। यहाँ समझे, डीएनए का पीस को प्लाज्मिड के साथ जोड़ा गया और ये वेक्टर हुआ, और ये साथ में डीएनए को भी अपना, क्योंकि इसके अंदर वो है जो डीएनए का पीस हम लोग काटे थे, किससे काटे थे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, यहाँ पे पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मच्छर जो इंसेक्ट वेक्टर के रूप में मलेरिया पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करता है, ठीक है। हम जानते हैं कि वो जो मलेरिया होता है वो इंसेक्ट वेक्टर के काटने से, मतलब जिसको, जो व्यक्ति को मलेरिया हुआ है, अगर वो उसको मतलब जो फीमेल एनाफिल मस्क्यूटे होती है वो काटती है, फिर अपना स्पोरोजोइट जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसके अंदर छोड़ देती है, उससे हमको मलेरिया होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार प्लाज्मिड को वेक्टर में प्रयोग करके एलियन डीएनए के पीस को होस्ट ऑर्गेनिज्म में डिलीवर किया जाता है। मतलब समझे, प्लाज्मिड में वो जो पार्टिकुलर डीएनए का हम कट किए थे उसको ऐड करके वेक्टर के रूप में करके और एलियन डीएनए के पीस को होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसमें हमको भेजना है होस्ट ऑर्गेनिज्म में पहुंचाया जाता है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड वेक्टर के साथ जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज करता है। अब यहाँ एक और पॉइंट मिला, डीएनए लाइगेज क्या करता है? जोड़ता है, ये जोड़ता है। नामक एंजाइम के साथ डीएनए लाइगेज डीएनए मॉलिक्यूल के कटे हुए भाग पर कार्य करता कटे हुए भाग पर क्या कर उनके एंड्स किनारों को जोड़ने का कार्य करता है। कौन करता है जोड़ने का काम? डीएनए लाइगेज। इसे इन विट्रो सर्कुलेशन इन विट्रो सर्कुलर ऑटोनोमसली रिप्लिकेशन डीएनए के नए कॉम्बिनेशन का निर्माण होता है, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जाना जाता है। और इससे क्या होता है? नया डीएनए मिलता है, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का डीएनए को नाम से हम लोग जानते हैं। जब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई में ट्रांसफर किया जाता है, तब न्यू होस्ट के डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम यूज करके रिप्लिकेट कर सकता है तथा अपनी मल्टीपल कॉपी बनाता है। आप ये समझिए, पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़े हम लोग। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये क्या करता है? कट करता है, ठीक। फिर हम लोग दूसरा पढ़े लाइगेज, ये क्या करता है? जोड़ता है। फिर तीसरा हम लोग पढ़े पॉलीमरेज, ये क्या करता है? रिप्लिकेट, ठीक, मतलब अपने जैसे कॉपी बनाएगा। समझ रहे हैं? मतलब पहला क्या किया, जैसे डीएनए टेक्नोलॉजी का पूरा सार देखिए। पहले क्या किया? प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से पार्टिकुलर डीएनए का फ्रेगमेंट को कट किया, वो उसमें ऐड किया प्लाज्मिड के साथ, उसको वेक्टर बना के एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में पहुंचाया, ठीक है। और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड वेक्टर के साथ जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए करता है, डीएनए लाइगेज करता है, ठीक। अब उस जो पूरा बन गया वेक्टर के साथ पर वो जुड़ गया, फिर उसको अब क्या करेंगे हम लोग? ई कोलाई में ट्रांसफर करते हैं, और न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम जो वो जिस अब भेज दिए, अब उसको वो कॉपी बनाने लगेगा, ठीक है, जो भेजे गए उसका। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जो साल्मोनेला का क्लोज रिलेटिव है। ई कोलाई जो है एक बैक्टीरिया है जो साल्मोनेला का क्लोज रिलेटिव है। ई कोलाई में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन की कॉपी बनाने की क्षमता ई कोलाई में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन की क्लोनिंग कहलाती है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने में 3 बेसिक स्टेप प्रयोग होते हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने में 3 बेसिक स्टेप का प्रयोग होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? डिजायरेबल जीन, मतलब जो हमको क्या चीज चाहिए, डीएनए का किस फ्रेगमेंट, हमको कौन सा फ्रेगमेंट चाहिए, वो हो गया पहला डिजायरेबल जीन। दूसरा आइडेंटिफाई डीएनए, अब उसमें मतलब डीएनए का डीएनए आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आइडेंटिफाई डीएनए का होस्ट में प्रवेश, मतलब इंट्रोड्यूस,
आप उसको उस डीएनए को प्लाज्मिक के साथ मिलकर होस्ट में ट्रांसफर करते हैं, वो चाहिए। फिर इंट्रोड्यूस डीएनए का होस्ट में मेंटेनेंस रखना तथा होस्ट की प्रोजेनी में डीएनए ट्रांसफर। अब उस इंट्रोड्यूस डीएनए का होस्ट में मेंटेनेंस रखना तथा होस्ट की प्रोजेनी में डीएनए का ट्रांसफर करना, ये हम लोग क्या सकते हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाई करने का बेसिक 3 स्टेप है। अब टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी केवल तभी पूरा हो सकती है जब हमारे पास 3 की टूल्स उपलब्ध होंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब कट करने वाला, पॉलीमरेज एंजाइम मींस रिप्लिकेट करने वाला, उस कॉपी बनाने वाला, लाइगेज मतलब जोड़ने वाला, वेक्टर मतलब जिसके साथ हम इंसर्ट करेंगे, तथा होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसमें इंसर्ट करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। अब हम इन टूल्स में कुछ डिटेल को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे देखिए रिस्ट्रिक्शन, जैसे होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ फॉरेन डीएनए। वो फॉरेन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, फॉरेन मतलब डीएनए का ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडोन्यूक्लिएज है, उसका खोज क्या कौन किया था, आर्बर और स्मिथ एंड नाथन। आर्बर स्मिथ बाहर थे, ठीक है, और ये अपने इंडिया के थे, नाथन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सन 1963 में 2 एंजाइम आइसोलेट किया गया इकोलाई में, बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रोक देते थे। मतलब 1963 में 2 एंजाइम आइसोलेट किया गया जो इकोलाई में बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रोक देते थे। इनमें एक एंजाइम डीएनए से मिथाइल ग्रुप को जोड़ता था, जबकि दूसरा एंजाइम डीएनए को कट करता था। मतलब एक को जोड़ता था एक एंजाइम, और एक क्या करता था, कट करता था। दूसरे वाले एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कहा जाता है। मतलब ये क्या करता था, कट करता था दूसरे वाले को। पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हिंड2, यही है पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हुआ था, हिंड2, जिसका कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड के स्पेसिफिक सीक्वेंस पर डिपेंड करता था। जैसे देखिए दूसरा तो है 2 एंजाइम 1963 में आइसोलेट किया गया था। दूसरा क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो कट करता था। दूसरा क्या था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हिंड2 इसका नाम है, जिसका कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड के स्पेसिफिक सीक्वेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हिंड2 के 5 वर्ष बाद आइसोलेट और कैरेक्टराइज किया गया। हिंड2 को 5 वर्ष बाद आइसोलेट और कैरेक्टराइज किया गया। मतलब 1963 में तो ये खोज लिया गया, बाद इसको कैरेक्टराइज 5 साल बाद किया गया। ऐसा पाया गया कि हिंड2 हमेशा डीएनए के ऊपर पॉइंट पर कट करता था। मतलब डीएनए के उस पॉइंट पर कट करता था जहां 6 बेसिक पेयर, याद रखिएगा हिंड2 है वही कट करता था जहां डीएनए का 6 बेसिक पेयर का स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जाता था। मतलब इधर उधर नहीं करता था, वही करता था जहां 6 गो डीएनए का सीक्वेंस है। मतलब समझे, जैसे देखिए ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, वहाँ पे एक पर हो गया जी, एक पर ए, एक पर फिर ए, फिर टी, फिर सी, 6 हो गया। फिर उसके अब अपोजिट होगा, क्योंकि आपको पता है कि अपोजिट होता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, एक उल्टा मतलब एडेनिन का उल्टा थाइमिन, फिर इसके उल्टा एडिनोसाइन सॉरी, फिर साइटोसिन की जगह ग्वानिन। समझ रहे हैं, यहाँ जहाँ 6 बेस पेयर था वहीं कट करता था। अब इस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को हिंड2 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। इसी को कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस करते हैं हिंड2 का। हिंड2 के अतिरिक्त आजकल हम 1900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को जानते हैं, 900 से ज्यादा जानते हैं। हिंड2 के अलावा 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को जानते हैं, जिन्हें बैक्टीरिया के 230 से अधिक स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया है, जिनमें से प्रत्येक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग अलग होता है, और सबका सीक्वेंस क्या है, अलग अलग है। मतलब सब, जैसे ये आपको बताया उसका पार्टिकुलर कोई अलग सीक्वेंस होगा। इन एंजाइम की नेमिंग की पहला लेटर जीनस तथा दूसरा लेटर प्रोकैरियोटिक सेल की स्पेसिफिक स्पेसीज से लिया जाता था, जिसे ये आइसोलेट किए जाते थे। समझ रहे हैं, जैसे उसका नाम क्या होता था, इस एंजाइम की नेमिंग में पहला लेटर जीनस तथा दूसरा लेटर प्रोकैरियोटिक सेल की स्पीसीज से लिया जाता था, जिससे ये आइसोलेट किया जाता, जिससे मिलता था उसका नाम सेकंड रहता था। जैसे ई कोलाई देखिए, इसे या ई कोलाई RY30 से इको RI में लेटर R मतलब उसका स्ट्रेन के नाम से डिराइव किया गया है। देखिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर ग्लू लाइगेज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया।
ये एक मॉलिक्यूलर ग्लू किसको बोलेंगे, लाइगोज को बोलेंगे मॉलिक्यूलर ग्लू, मतलब जोड़ने का काम करता है, हम लोग पढ़े थे ऊपर। नाम दिए गए रोमन नंबर में उस ऑर्डर को प्रदर्शित करते हैं जिस ऑर्डर में एंजाइम बैक्टीरिया के स्ट्रेन से आइसोलेट किए जाते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लास न्यूक्लियेज में आते हैं। न्यूक्लियेज एंजाइम का एक बड़ा क्लास है, न्यूक्लियेज एंजाइम का एक बड़ा क्लास है। जैसे देखिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, पहला एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा एंडोन्यूक्लियस। अब एक्सोन्यूक्लियस हम लोग पढ़ेंगे पहला, ठीक। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियस डीएनए के अंदर स्पेसिफिक पोजीशन पर कट करते हैं। समझिए आप, देखिए जैसे जो एक्सोन्यूक्लियस है वो क्या करेगा, डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, रिमूव करेगा एंड से, लास्ट से। जबकि एंडोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए के अंदर स्पेसिफिक पोजीशन पर कट करता है एंडोन्यूक्लियस। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक डीएनए सीक्वेंस की लंबाई इंस्पेक्शन के बाद कार्य करता है, ठीक है, इंस्पेक्शन के बाद कार्य करता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को जब अपना स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाता है तब वह डीएनए से जुड़ता है तथा डबल हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड्स को उनकी सुगर फॉस्फेट बैकबोन में स्पेसिफिक पॉइंट पर काटता है, ठीक है। डीएनए में प्रत्येक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानना है। डीए क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानना है उसका काम, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ सुगर फॉस्फेट बैकबोन, मतलब आप समझ रहे हैं, ये यहाँ से एक और आपको पॉइंट मिल गया कि सुगर प्लस फॉस्फेट वो क्या है, बैकबोन ऑफ डीएनए। सुगर प्लस फॉस्फेट, ये पूछ देगा एग्जाम में, क्या है, बैकबोन ऑफ डीएनए, बैकबोन ऑफ डीएनए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कैसे कैसे वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क करेगा, उसका काम क्या है वो बताइए। देखिए जैसे देखिए यहाँ पर आपको हम बताए थे वही GAATTC, मतलब 6 सीक्वेंस का रहेगा। ये प्लाज्मिड हो गया, ठीक। द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट, ठीक, सेम साइट पे कट करेगा, यहाँ पे कट किया, ठीक। फिर ये यहाँ कट करके ये बना दिया, और ये देखिए यहाँ अलग इको आर आई का जो हम लोग पढ़े थे, इको आर आई का जो है कट द डीएनए between base G and A only when the sequence GATTC present at the end of foreign DNA, मतलब जो यहाँ पे है, यहाँ पे वहीं पे ये कट करेगा उसी के अपोजिट। तो देखिए ये यहाँ कट किया, कौन किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। फिर ये यहाँ आया स्टिकी एंड, यहाँ ये कट के इधर आया और ये कट के इधर आया, और ये चीजों को अब क्या करेगा, इस जो कटा है स्टिकी एंड को अब यहाँ आएगा, मतलब जो इको आर आई का है, इको आर आई का आ जाएगा प्लाज्मिड के पास, ये यहाँ जुड़ गया। डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइन द स्टिकी एंड फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विच देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स लाइगेज। अब ये क्या करेगा, लाइगेज हम लोग पढ़े थे, लाइगेज क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। ये यहाँ जोड़ दिया, मतलब ये प्लाज्मिड डीएनए जो हमको चाहिए प्रॉपर उसका सीक्वेंस, और यहाँ से प्रॉपर मतलब डीएनए का बेस है जी एंड ए, वो दोनों मिल गया, और यहाँ क्या बन गया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब देखिए ये पहला आपका प्लाज्मिड, ये और ये क्या बन गया, जो वेक्टर जो हम कट किए थे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से वो, और ये एलियन डीएनए, ठीक, दोनों को मिलाए, ये यहाँ से कट किए इसको पार्टिकुलर साइड से, फिर इसका पार्टिकुलर साइड से इसको कट किए, अब ये दोनों को मिला के यहाँ ले गए, ठीक। अब यहाँ दोनों को जोड़ देंगे, किससे जोड़ेंगे, लाइगेज से, लाइगेज से जोड़ के एक बन गया अब डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस पर वो जो थर्ड एंजाइम था वो काम करके कॉपी इसका बनाना स्टार्ट करेगा, रिप्लिकेट करेगा, ठीक है। क्या आप जानते हैं पैलिंड्रोम्स किसे कहते हैं, पैलिंड्रोमिक आप जानते हैं, तो इसको देखिए पैलिंड्रोमिक का मतलब पीछे से और आगे से पढ़ने से सेम हो सीक्वेंस, जैसे जहाज, देख लीजिए जहाज,
ये पीछे से पढ़ने पे भी वैसी होगा, आगे से पढ़ने से भी सेम चीज मिलेगा, वैसी है। मतलब अगर कोई डीएनए सीक्वेंस ऐसा खोजेंगे जो पीछे से भी वैसा हो, आगे से भी वैसा हो, ठीक है। जैसे नाम में देखिए नमन, मतलब ऐसा चीजें जो पीछे से और आगे से सेम चीज वो मतलब पढ़ा है। तो पैलिंड्रोमिक लेटर ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जिन्हें आगे तथा पीछे दोनों ओर पढ़ने से एक ही वर्ड बनता है, जैसे मलयालम, ये एनसीईआरटी का वो है प्रॉपर एग्जाम्पल। वर्ड पैलिंड्रोम तथा डीएनए पैलिंड्रोम में अंतर होता है, ठीक है। डीएनए में पैलिंड्रोम बेस पेयर का एक सीक्वेंस है जो रीडिंग की ओरिएंटेशन को सेम रखा जाए, तो यह पैलिंड्रोम दोनों स्ट्रैंड का समान प्रकार से पढ़ा जाता है, ठीक है। वही आपको मैंने बताया अभी। एग्जाम्पल, दिए गए सीक्वेंस में 5 नोट से 3 नोट इंटरेक्शन में पढ़ने पर दोनों स्ट्रैंड एक जैसा पढ़ा जाएगा, और 3 नोट 5 डायरेक्शन में पढ़ा जाए तभी यह समान। जैसे देखिए GATTC, और यहाँ उसका उल्टा देख लीजिए GATTTC, और यहाँ GAATTC, सेम है। मतलब आप इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, आपको सेम वो आए दिखेगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के स्ट्रैंड को पैलिंड्रोमिक साइट के सेंटर से थोड़ा दूर लेकिन अपोजिट स्ट्रैंड पर दो सेम बेस के बीच हिस्से को काटते हैं। मतलब ये जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये डीएनए स्ट्रैंड के पैलिंड्रोमिक साइट, मतलब ऐसा जो साइट रहेगा पैलिंड्रोमिक साइट के सेंटर से थोड़ा दूर लेकिन अपोजिट स्ट्रैंड पर दो बेस पेयर के बीच हिस्से को काटता है, जिसके स्वरूप एंड पर सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन रह जाते हैं। मतलब सिंगल रिस्ट्रिक्शन पोर्शन, जैसे देखिए ये जो है सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन, ये इसको बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक स्ट्रैंड पर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस मिलते हैं जिन्हें स्टिकी एंड कहते हैं, ठीक है। इनके स्टिकी एंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री कट या काउंटर पार्ट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। मतलब यहाँ इसके साथ ये जो है, इसके साथ यहाँ पे ये ऐड होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ऐड होगा। आप ये समझ जाइए, ये भी इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ऐड होगा, ठीक है। एंड्स की यह स्टिकीनेस डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम के कार्य में सहायता प्रदान करती है। डीएनए लाइगेज के हम लोग जो सुने थे कि ये जोड़ता है, उसमें वो सहायता प्रदान करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बनाने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट सोर्स या जीनोम से प्राप्त डीएनए से मिलकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं। डिफरेंट सोर्स या जीनोम से प्राप्त डीएनए से मिलकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा कट करने पर प्राप्त होने वाले डीएनए फ्रेगमेंट में स्टिकी एंड एक जैसे होते हैं, जिन्हें डीएनए लाइगेज की सहायता से आपस में एंड टू एंड जोड़ा जाता है, ठीक है। वही चीजें कह रही हैं। अब आपको समझ आ चुका होगा कि नॉर्मली जब तक वेक्टर तथा सोर्स डीएनए को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा कट नहीं करेंगे, तब तक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल का निर्माण नहीं हो सकता है। ये हम लोग पढ़े थे वो, क्योंकि जो वेक्टर वहां कटेगा उसी का अपोजिट में जुड़ता है। जैसे डबल स्ट्रैंड है तो एक स्ट्रैंड यहाँ से अगर कट होता है तो सेकेंड एंजाइम सेकेंड स्ट्रैंड का भी यहीं से हमको जो एलियन है वेक्टर ये हो गया, ये एलियन हो गया, तो इसी का ये कट होगा ये वाला, तब नहीं यहाँ पे आके जुड़ेगा ये ऊपर से, समझे, इसलिए कह रहा है। जैसे देखिए फॉरेन डीएनए का ये हो गया, ठीक, ये फैक्टर प्लाज्मिड हो गया। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड फैक्टर डीएनए एस स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब एक यहाँ से इसको काटा, यहाँ से काटा, और यहाँ से स्पेसिफिक, मतलब वो अपना देख लिया पैलिंड्रोमिक साइट पे क्या है। लाइगेज ज्वाइन फॉरेन डीएनए प्लाज्मिड, अब इसको लेके यहाँ और इसको यहाँ, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल अब बन गया, फॉर्मेशन हो गया। अब इसको ट्रांसफर करेंगे इकोलाई, मतलब ये क्लोनिंग होस्ट हुआ, होस्ट में करेंगे। अब ये फिर उसका सेल डिवीजन करके अपना जो जितना हमको प्रोडक्शन चाहिए उसका वो बना लेगा। समझ रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। मतलब फॉरेन डीएनए फिर वेक्टर पार्टिकुलर साइट पे इसका भी कट होगा, इसके पार्टिकुलर साइट पे कट होगा। अब ये तीनों लाइगेज एंजाइम के हेल्प से जुड़ जाएंगे और ये ट्रांसफर हो जाएंगे होस्ट सेल में, ठीक, और ये फिर डिवाइड करके अपना कॉपी बनाना लगेंगे, ठीक है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट,
ऑफ सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट पढ़ेंगे हम लोग। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को कट करने पर डीएनए फ्रेगमेंट बदल जाता है, ठीक है। हाँ क्योंकि वो जैसे वो है, आप इसको कट कीजिएगा तो अलग अलग फ्रेगमेंट हो गया, ठीक है, ये हो गया फ्रेगमेंट। इन फ्रेगमेंट के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नामक टेक्निक के द्वारा सेपरेट किया जाता है। आप इंपॉर्टेंट है, फ्रेगमेंट को सेपरेट किससे करते हैं? सेपरेट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक। सॉरी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चूंकि डीएनए फ्रेगमेंट निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में मीडियम मैट्रिक्स द्वारा एनोड की ओर फोर्सफुली भेजकर सेपरेट कर सकते हैं। अब देखिए, अब इससे एक और आपको वो मिला पॉइंट, डीएनए फ्रेगमेंट क्या होता है? निगेटिव, निगेटिव चार्ज होते हैं किस पे? डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक। आजकल सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला मैट्रिक्स एग्रोज है, जो सीवीड्स से प्राप्त होने वाला एक नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। सीवीड का एक क्या है? पॉलीमर। इसमें मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स द्वारा एनोड की ओर फोर्सफुली भेजकर सेपरेट किया जाता है। एग्रोज याद रखिएगा, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट को सीविंग इफेक्ट द्वारा उनके साइज के अनुसार सेपरेट करते हैं। सीविंग इफेक्ट क्या होता है? जो जो साइज का रहेगा उसको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। सीविंग इफेक्ट एग्रोज जेल प्रदान करता है। सीविंग इफेक्ट कौन करता है? एग्रोज जेल प्रदान करता है। अतः छोटे साइज के फ्रेगमेंट अधिक दूर तक मूव कर पाते हैं। बड़ा को हटा लेंगे, फिर छोटा क्या करेगा? अधिक दूर तक मूव करेगा। इस देखिए 111.13, इसमें देखिए जैसे जो जो छोटा है, यहाँ देखिए, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे तो बताते हैं फिर आपको। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट को तभी विजुअलाइज किया जा सकता है जब डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड नामक कंपाउंड से स्ट्रेन करने के बाद यूवी रेडिएशन डाली जाती है, ठीक है। देखिए, सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट को तभी विजुअलाइज किया जा सकता है जब डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड नामक कंपाउंड में स्ट्रेन करने के बाद उसे यूवी रेडिएशन डाली जाती है। मतलब अगर जो हम डीएनए पहले फ्रेगमेंट को कट किए, उसको देखने के लिए हम क्या करेगा? पहले इथिडियम ब्रोमाइड के साथ उसको स्ट्रेन करेंगे, उसमें वो डुबाएंगे, उसको धोएंगे, ठीक है। उसके बाद यूवी रेडिएशन के ले जाकर, लाइट में ले जाकर, फिर तब हमको वो नजर आएगा डीएनए फ्रेगमेंट। आप प्योर डीएनए के बिना, आप प्योर डीएनए को बिना स्टेन किए विजुअल लाइट में नहीं देख सकते। बिना स्टेन किए मतलब बिना इथिडियम ब्रोमाइड के साथ आप उसको स्टेन किए, आप उसको विजुअल आइज के साथ नहीं देख सकते। आप एक एक पॉइंट यहाँ पे है, इथिडियम ब्रोमाइड जो है, इसके साथ क्या करते हैं? डीएनए फ्रेगमेंट को स्ट्रेन करते हैं। पूछेगा किस इथिडियम ब्रोमाइड दे देगा, बहुत सारा दे देगा। इथिडियम ब्रोमाइड द्वारा स्थिडियम ब्रोमाइड द्वारा स्टेन जेल पर यूवी लाइट डालने पर आप ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए बैंड्स को देख सकते हैं, ठीक है। डीएनए के सेपरेट बैंड्स को एग्रोज जेल से कट करके निकालना तथा जेल पीस से इन्हें एक्सट्रैक्ट करना इल्यूजन कहलाता है, ठीक है। मतलब साइज के अनुसार पहले सेपरेट करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? सीविंग इफेक्ट, ठीक है। अब डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड के साथ स्ट्रेन करेंगे और यूवी लाइट में जाएंगे तो दिखने लगेगा। अब डीएनए के सेपरेटेड बैंड को एग्रोज जेल से कट करके निकालना तथा जेल पीस से इन्हें एक्सट्रैक्ट करना इल्यूजन कहलाता है, ठीक है। इस तरह प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोनिंग फैक्टर से जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण में यूज किया जाता है, ठीक है, समझे। इस तरह प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोनिंग फैक्टर से जोड़कर इथिडियम रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण में यूज किया जाता है। अब यहाँ देखिए, ये वाल है, ये लार्ज, ये डीएनए बैंड है। यहाँ छोटा, ये दूर चला गया, छोटा सब जो है, और बड़ा यहाँ रह गया, ठीक है। अब क्लोनिंग फैक्टर क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखिए पॉइंट कुछ देखिए, टू सेपरेट डीएनए किससे? एग्रोज, ठीक।
और प्रोटीन किससे सेपरेट करते हैं, ये बताइए। प्रोटीन करते हैं पॉलीएक्रिलामाइड, एक्रिलामाइड, पॉलीएक्रिलामाइड, प्रोटीन इसे सेपरेट करते हैं और डीएनए एग्रोथ से सेपरेट करते हैं। अब आइए क्लोनिंग वेक्टर हम लोग पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर क्रोमोसोमल डीएनए कंट्रोल के बिना ही प्लाज्मिड तथा बैक्टीरियोफाज में स्वतंत्रता पूर्वक रेप्लिकेट करने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, देख रहे हैं, कह रहा है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर क्रोमोसोमल डीएनए कंट्रोल, जो क्रोमोसोम होता है उसे कंट्रोल किए बिना प्लाज्मिड के बैक्टीरियोफाज में, प्लाज्मिड का जो बैक्टीरियोफाज होता है वो स्वयं रेप्लिकेट मतलब अपना कॉपी बनाने का क्षमता उसमें रहता है। प्रति सेल बैक्टीरियोफाज की काफी अधिक संख्या होने के कारण बैक्टीरियल सेल में इनके जीनोम की कई कॉपी पाई जाती है। कुछ प्लाज्मिड की प्रति सेल केवल 1 या 2 कॉपी पाई जाती है, जबकि अन्य प्लाज्मिड की 15 से 100 कॉपीज पर सेल पाई जाती है। प्लाज्मिड की संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। यदि हम एलियन डीएनए पीस को बैक्टीरियोफाज या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ सकें तो हम एलियन डीएनए की संख्या को प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफाज की संख्या के बराबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सही बात है, वही। वर्तमान में यूज किए जा रहे वेक्टर इस प्रकार तैयार किए जा रहे हैं कि इन्हें फॉरेन डीएनए से आसानी से जोड़ा जा सके तथा नॉन रिकॉम्बिनेंट से रिकॉम्बिनेंट तक का सिलेक्शन भी किया जा सके। वेक्टर में क्लोनिंग को फैसिलिटेट करने के लिए निम्न फीचर की आवश्यकता होती है। मतलब जो वेक्टर है उसे फैसिलिटेट करने के लिए क्लोनिंग को बहुत उसमें जो फीचर है आवश्यकता उसकी होती है। जैसे पहला देखिए, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, मतलब कहाँ से वो स्टार्ट होगा। यह एक सीक्वेंस है जहां से रिप्लिकेशन की शुरुआत होती है, इसको क्या बनते हैं, इनिशिएशन। ठीक है। जब डीएनए का कोई पीस इस ओरी से जुड़कर होस्ट सेल के अंदर रिप्लिकेट करता है, मतलब जब डीएनए का कोई पीस इस ओरी से जुड़कर होस्ट सेल के अंदर रिप्लिकेट करता है तो लिंक डीएनए कॉपी नंबर को कंट्रोल करने के लिए भी वो ओरी का रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे लिंक डीएनए जो होता है उसे कॉपी नंबर को कंट्रोल करने के लिए भी ओरी का रिस्पॉन्सिबल होता है। इस क्योंकि हम रिप्लिकेशन करवा रहे हैं, फिर जितना हमको लगेगा कि मेरा मतलब हो गया, अब नहीं प्रोडक्शन करवाना है तो फिर हम ओआरआर इसे बंद कर देंगे, मतलब इनिशिएशन फैक्टर को बंद कर देंगे। इसलिए टारगेट डीएनए कई कॉपीज प्राप्त करने के लिए इसे फैक्टर को क्लोन करना चाहिए जिससे ओरिजिन हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता हो। ठीक है, पहला हो गया क्लोनिंग। दूसरा क्या हो गया, सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, ओरी के साथ फैक्टर को सेलेक्टेबल मार्कर की भी आवश्यकता होती है। यह नॉन ट्रांसफॉर्म का आइडेंटिफाई व एलिमिनेट करने में सहायता करते हैं तथा ट्रांसफॉर्मेंट्स की सेलेक्टिव ग्रोथ होने देते हैं। डीएनए के एक पीस को होस्ट बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करने की प्रोसीजर को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। देखिए, डीएनए की एक पीस को होस्ट बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने की प्रोसीजर को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सामान्यतः एम्पलीसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन या कनामाइसिन आदि जैसे एंटीबायोटिक्स के प्रति रेसिस्टेंस को इनकोड करने वाले जीन ई कोलाई के लिए उपयोगी सेलेक्टेबल मार्कर माना जाता है। मतलब सेलेक्टेबल मार्कर हुआ कि जहां हमको आवश्यकता हो वहां हम उस पे वो लगा के वही चीजों को हम सिर्फ रखेंगे। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा, क्लोनिंग साइट। एलियन डीएनए को जोड़ने से सामान्यतः यूज होने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए वेक्टर में कुछ या केवल एक रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। ठीक, वेक्टर के अंदर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होने पर कई फ्रेगमेंट बन जाते हैं जो जीन क्लोनिंग को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। मान के चलिए ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, अब पार्टिकुलर हमको पता है कि इसमें एक ही है, तो यहीं पे एक हम लगाए क्लोनिंग साइट पे कर देंगे। अब यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, तो कितना फ्रेगमेंट मिल जाएगा, फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, एलियन डीएनए का लाइगेशन रिस्ट्रिक्शन साइट पर होता है जो दोनों एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन में से किसी एक के पर प्रेजेंट होता है। इसे देखिए,
क्या कह रहा है, एलियन डीएनए का लाइगेशन जो होता है रिस्ट्रिक्शन साइट पर होता है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में से किसी एक पर प्रेजेंट होता है, वो एक पर जरूर होगा। फॉर एग्जांपल, आप वेक्टर PBR322 में उपस्थित टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन की बाम H1 साइट पर एलियन डीएनए को लाइगेट कर सकते हैं, मतलब जो इस पे है वो इस पे कर सकते हैं, एक साइट इसका होगा, ठीक है। फॉरेन डीएनए के इंसर्शन के कारण रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर ट्रांसफॉर्मेंट की प्लानिंग करके नॉन रिकॉम्बिनेंट में से रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट आउट किया जा सकता है, ठीक है। एम्पिलिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन को टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब पहले क्या करेंगे, एम्पिलिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो करने के बाद ट्रांसफॉर्मेंट को टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर ट्रांसफर कर देते हैं। रिकॉम्बिनेंट एम्पिलिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर तो ग्रो करेंगे, लेकिन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो नहीं करेंगे। देखिए, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम है, इस पे ग्रो करेंगे, लेकिन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम है, उस पे ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों एंटीबायोटिक्स मीडियम पर ग्रो करेंगे। देखिए, और नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है, दोनों पे ग्रोथ करेंगे, और रिकॉम्बिनेंट सिर्फ एक पे। रिकॉम्बिनेंट किस पे करेंगे, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे, टेट्रासाइक्लिन पे नहीं करेंगे। इन केस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट करने में सहायता करता है। कौन करता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। जबकि दूसरा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन एलियन डीएनए के इंसर्शन के कारण इनएक्टिव हो जाता है तथा रिकॉम्बिनेंट के सिलेक्शन में सहायता करता है। एंटीबायोटिक इनएक्टिवेशन के कारण रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन एक जटिल प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें अलग अलग एंटीबायोटिक्स रखने वाली दो प्लेट्स पर साथ साथ प्लेटिंग की जरूरत होती है, ठीक है। इस कारण अल्टरनेटिव सेलेक्टिव मार्कर बनाए जाते हैं। अल्टरनेटिव क्या करते हैं, सेलेक्टिव मार्कर बनाए जाते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करते हैं। इसमें क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की उपस्थिति में कलर प्रोसीजर की क्षमता होती है। क्या होती है, कलर प्रोसीजर की क्षमता होती है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की उपस्थिति में। इसमें एक को रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करने वाले सीक्वेंस के भीतर इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम बनने वाले जीन का इनएक्टिवेशन हो जाता है, जिसे इंसर्शल इनएक्टिवेशन कहते हैं, समझे। देखिए, इसमें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करने वाले सीक्वेंस के भीतर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एंजाइम बनने वाले जीन का इनएक्टिवेशन हो जाता है, मतलब वो बनता नहीं है, और जिसे इंसर्शल इनएक्टिवेशन कहते हैं। मतलब इनएक्टिविटी होगा तो इनएक्टिवेशन होगा। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड में यदि इंसर्ट उपस्थित नहीं होता है तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की उपस्थिति में नीले रंग की क्लोनिज का निर्माण होता है। किस कलर होगा, नीले रंग की क्लोनिज निर्माण हो जाता है, ठीक। इंसर्ट की प्रेजेंस में अल्फा गैलेक्टोसाइडेज का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है, जो ऐसी क्लोनिंग किसी प्रकार का रंग प्रोसीजर नहीं करती है, इसे रिकॉम्बिनेंट क्लोनिंग के रूप में पहचानी जाती है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, देखिए यहाँ देखिए, ये क्या है, ये हो गया हिंद 2। यहाँ हम देखे थे बाम H1 पे वो ट्रीट किया था और लगा था, ठीक है। इको RI ये हो गया इसका, पहला हो गया OD एंड ROP, दूसरा मल्टी क्लोनिंग साइट, तीसरा सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर क्या हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, ये इकोलाई का। अब उसमें हम लोग अब चौथा पर आ गए, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जीन को प्लांट्स और एनिमल में ट्रांसफर करना हमने बैक्टीरिया और वायरस से सीखा, जिन्हें यह बात पहले से पता थी। बैक्टीरिया तथा वायरस जानते थे कि यूकैरियोटिक सेल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जीन्स को कैसे डिलीवर किया जाए तथा वे अपनी चाहत के अनुसार जीन को काम करने के लिए विवश करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस कई डाइकोट प्लांट का एक पैथोजेन है। मतलब क्या है, ये पैथोजेन है।
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस डाइकोट प्लांट का। डीएनए के एक पीस टी डीएनए को डिलीवर कर नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर सेल में ट्रांसफॉर्म करता है। देखें, जैसे ये एक पैथोजन है और डीएनए के एक पीस को टी डीएनए को ये डिलीवर कर नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर सेल में ट्रांसफॉर्म करता है। ये ट्यूमर सेल पैथोजन के लिए जरूरी केमिकल प्रोड्यूस करती है। ये क्या है? ये ट्यूमर के लिए जो पैथोजन है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक इसी तरह रेट्रोवायरस में एनिमल की नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता होती है। रेट्रोवायरस में क्या होता है? नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में ट्रांसफर करने की क्षमता होता है। पैथोजन द्वारा हम यूकैरियोटिक होस्ट में जीन डिलीवर करने की आर्ट को अच्छी तरीका से समझकर मनुष्य में जीन को इंटरेस्ट को डिलीवर करने के लिए पैथोजन के एक टूल्स को यूजफुल वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम के ट्यूमर प्रोड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड को अब क्लोनिंग वेक्टर रूप में मॉडिफाई कर दिया गया है, जो प्लांट के लिए पैथोजेनिक नहीं है, लेकिन उसका यूज हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को अनेक प्लांट में डिलीवर करने के लिए किया जाता है। इसी तरह अब रेट्रोवायरस को भी अहानिकारक करके इनका प्रयोग एनिमल सेल में डिजायरेबल जीन को डिलीवर करने में किया जाता है। अब रेट्रोवायरस जो है, जो कैंसर उत्पन्न करता था, उसको क्या करता है, अब मतलब रिकमेंड किया कि हानिकारक मतलब बिना हानिकारक के उसको प्रयोग करके एनिमल सेल में डिजायरेबल जीन को डिलीवर करता है। इस तरह जब हम जीन या डीएनए के पीस को सुटेबल वेक्टर से जोड़कर बैक्टीरिया, प्लांट तथा एनिमल होस्ट में ट्रांसफर किया जाता है तो यहाँ मल्टीप्लाई होता रहता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है? मल्टीप्लाई होता रहता है। अब नेक्स्ट आ गया कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक वाटर हिटिंग मतलब वाटर के साथ मिल जाएगा, इसलिए सेल मेम्ब्रेन के द्वारा पास नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों? बैक्टीरिया को प्लाज्मिड लेने के लिए फोर्स करने से पहले आवश्यक है कि बैक्टीरियल सेल को डीएनए लेने के लिए लायक बनाया जाए। ठीक है, कॉम्पिटेंट बनाने के लिए इससे पहले डाइवैलेंट कैटायन जैसे कैल्शियम की स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन के साथ ट्रीट किया जाता है। इससे डीएनए की बैक्टीरियल सेल वॉल में स्थित पोर्स के द्वारा प्रवेश करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ऐसी सेल को रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ पहले आइस पर रखकर इनक्यूबेट किया जाता है तथा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इन सेल में फोर्सिबली प्रवेश किया जाता है। इसके पश्चात कुछ समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस मतलब हीट शॉक पर रखने के बाद पुनः इन्हें वापस आइस पर रख दिया जाता है। मतलब गर्म पहले ठंडा किया जाता है, फिर गर्म करके अचानक ठंडा कर दिया जाता है। ऐसा करने से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया में प्रवेश कर जाता है। ऐसा करने पर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बैक्टीरिया में प्रवेश कर जाता है। होस्ट सेल में एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस करने का केवल यही तरीका नहीं है, मतलब एक यही तरीका नहीं है, और भी तरीका है। माइक्रो इंजेक्शन क्या है? माइक्रो इंजेक्शन नामक मेथड से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है माइक्रो इंजेक्शन से। फिर बायोलिस्टिक या जीन गन, यह प्लांट के लिए सुटेबल होता है। इसमें डीएनए से कोटेड गोल्ड या टंगस्टन के हाई वेलोसिटी वाले माइक्रो पार्टिकल द्वारा सेल पर बम्बार्ड करते हैं। समझ रहे हैं? और जैसे क्या होता है, गोल्ड या टंगस्टन के हाई वेलोसिटी वाले माइक्रो पार्टिकल द्वारा। लास्ट मेथड क्या है? एक मिनट, पेन बंद। लास्ट मेथड है डिसआर्म पैथोजन। वेक्टर का यूज किया जाता है, पैथोजन वेक्टर का यूज किया जाता है। वेक्टर इन्हें जब होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं तब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देते हैं। अब उन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। इसके आगे, ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी देखिए हम लोग को बस ये पढ़ना है, फिर ऐसे करके खत्म हो जाएगा। 3-4 पेज है, बस लास्ट थोड़ा ही बचा है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में टेक्नोलॉजी के स्टेप स्पेसिफिक सीक्वेंस में होते हैं, जैसे डीएनए का आइसोलेशन। डीएनए का रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोटाइड द्वारा फ्रेगमेंटेशन, मतलब उसके द्वारा कट किया जाता है, फ्रेगमेंट में बदला जाता है। डिजायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट का आइसोलेशन, फिर जो हमको हुआ उसको लेते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट के फैक्टर में लाइगेशन, फिर उसमें जोड़ते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के होस्ट में ट्रांसफर, फिर उसको होस्ट में ट्रांसफर करवाते हैं। होस्ट सेल को एक मीडियम में लार्ज स्केल पर कल्चर करते हैं, फिर डिजायर प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्शन करते हैं। फिर उसको हम मतलब कल्चर करवाकर उसका वो जितना हमको चाहिए प्रोडक्शन उतना उसको वो डिवाइड करवाते हैं। ठीक है,
और फिर वो डिजायर प्रोडक्ट को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इन स्टेप को डिटेल में एग्जामिन करते हैं। पहला क्या है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए का आइसोलेशन। ठीक है, आपको स्मरण होगा कि बिना किसी एक्सेप्शन के न्यूक्लिक एसिड सभी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिक मटेरियल होता है। बिना किसी एक्सेप्शन के न्यूक्लिक एसिड सभी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, अधिकांश ऑर्गेनिज्म में यह डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए है। ठीक है, अधिकांश में क्या है, डीएनए है, और प्रोकैरियोटिक में आरएनए। डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने के लिए यह आवश्यक है कि इसे प्योर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब अन्य दूसरे को बाई मैक्रोमोलिक्यूल से फ्री, सिर्फ डीएनए उसमें होना चाहिए। डीएनए मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, इसलिए सेल को ब्रेक करके खोलना पड़ता है। डीएनए के साथ दूसरी मैक्रोमोलिक्यूल जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड तथा लिपिड भी रिलीज हो सके, मतलब अलग अलग उसको हो सके, खोलते हैं। यह तभी संभव होगा जब बैक्टीरियल सेल, प्लांट या एनिमल टिश्यू, लाइसोजाइम बैक्टीरिया में, सेलुलोज प्लांट सेल और काइटिनेज फंगस जैसे एंजाइम से ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं जीन डीएनए के लॉन्ग मॉलिक्यूल पर स्थित होता है तथा हिस्टोन जैसे प्रोटीन के साथ इंटरव्यून रहता है, मतलब वो क्या होता है, वो उसके साथ घुमा हुआ रहता है, मतलब ये हो गया, इसके साथ ऐसे 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 रहता है। ठीक है, आरएनए को राइबोन्यूक्लिक से ट्रीट करके अलग कर सकते हैं, जबकि प्रोटीन को प्रोटीएज से ट्रीट करके अलग कर सकते हैं। ठीक है, आरएनए क्या करेंगे, राइबोन्यूक्लियस से ट्रीट करके अलग कर सकते हैं, जबकि उसके साथ प्रोटीन रहेगा तो प्रोटीएज से ट्रीट करके अलग कर सकते हैं। दूसरे मॉलिक्यूल को एपोप्रोरिएट ट्रीटमेंट द्वारा अलग कर सकते हैं, सबका अपना अपना है वहाँ, उससे अलग कर सकते हैं। अल्टीमेटली चिल्ड इथेनॉल मिलाने से प्यूरिफाइड डीएनए प्रिसिपिटेट हो जाता है, और चिल्ड इथेनॉल से जो हमको मतलब डीएनए की जरूरत है वो प्यूरिफाइड डीएनए, मतलब एक शुद्ध डीएनए अलग हो जाता है। इसे सस्पेंशन में फाइनल थ्रेड के कलेक्शन के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, अब इसे आप थ्रेड के रूप में देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है, सेपरेट इसमें हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक, पहले तो हम एक्सट्रैक्ट कर लिए, अब स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करेंगे। प्यूरिफाइड डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ ऑप्टिमम कंडीशन में इंक्यूबेट करने पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा डाइजेशन का कार्य परफॉर्म किया जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन की प्रोसेस को चेक करने के लिए एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, मतलब उसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, चेक करने के लिए डाइजेशन की प्रोग्रेस। डीएनए एक निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, इसी कारण यह पॉजिटिवली चार्ज एनोड की ओर मूव करता है। डीएनए नेगेटिव और पीछे पड़े तो इसलिए क्या करता है, पॉजिटिव की ओर मूव करता है। यह प्रोसेस वेक्टर डीएनए के साथ भी दोहराई जाती है, और यह क्या होता है, डीएनए के साथ भी दोहराई जाती है। डीएनए की ज्वाइनिंग में कई प्रोसेस शामिल है। सोर्स डीएनए और वेक्टर डीएनए के स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा कटे जाने के बाद सोर्स डीएनए से कटा हुआ जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में उपस्थित खाली जगह के साथ लाइगेज द्वारा जोड़ दिया जाता है, फलस्वरूप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। ठीक है, पहला मिला हम एक्सट्रैक्ट किए डीएनए को, दूसरा स्पेसिफिक साइट से कट किए, तीसरा एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आप लोग पढ़ेंगे, पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में प्राइमर्स के दो सेट तथा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करके इन विट्रो मेथड से जीन ऑफ इंटरेस्ट की कई कॉपीज की सिंथेसिस होती है। मतलब पीसीआर का क्या होता है, एक कॉपी से कई कॉपी बनाया जाता है, एक कॉपी से। ठीक है, प्राइमर क्या है, ये देखिए, ये स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है जो डीएनए रीजन में के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, किसका, डीएनए रीजन का। यह एंजाइम जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में प्रयोग कर रिएक्शन में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स का उपयोग करके प्राइमर्स को एक्सटेंड कर देता है। यदि डीएनए रिप्लिकेशन को कई बार रिपीट किया जाता है तो डीएनए सेगमेंट को अलग बिलियन टाइम तक एम्पलीफाई किया जा सकता है, लगभग बिलियन टाइम तक क्या करता है, एम्पलीफाई किया जा सकता है अगर उसको रिपीट किया जाता है रिप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ देखिए वही हम लोग पढ़े यहाँ है, पहले इसको पार्टिकुलर से कट किया, इस यहाँ पर से, फिर यहाँ पर इसको कट किया और उसको जो कट किया था प्राइमर एनिलिंग मतलब जुड़ना होता है। ठीक है, फिर ये जुड़ गया, एक्सटेंशन मतलब ये एक्सटेंशन किया, इसको खींचा दोनों तरफ से। ठीक है, फिर क्या करेगा इसको, अब देखिए
ये इसका हो गया, ये एम्पलीफाई करेगा 1 बिलियन, मतलब इसको बहुत 1 बिलियन समझ रहे हैं उतना तक वो एम्पलीफाई किया जा सकता है। यही बता रहा है, हीट देंगे, यहाँ हीट देंगे, पार्टिकुलर जगह देख लेंगे कहाँ करना है, फिर डीएनए पॉलीमरेज टेक पॉलीमरेज पर डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड से करेंगे, फिर इसके बाद जोड़ेंगे। यह रिपीटेड एम्पलीफिकेशन थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज द्वारा किया जाता है। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज द्वारा किया जाता है। थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त करते हैं। थर्मस एक्वेटिकस याद रखिएगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर द्वारा होने वाले डीएनए को डबल स्ट्रैंड के डीनेचुरेशन के समय भी यह एंजाइम एक्टिव बना रहता है। यदि आवश्यकता पड़े तो एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट को वेक्टर के साथ लाइगेट करके क्लोनिंग का यूज कर सकते हैं। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म। रिसिपिएंट सेल के अंदर लाइगेट डीएनए को इंट्रोड्यूस कराने के कई मेथड होते हैं, ठीक है। यह कार्य तब तक किया जाता है जब रिसिपिएंट सेल अपने चारों तरफ उपस्थित डीएनए को रिसीव करने के लिए सक्षम हो जाती है तब तक। यदि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एम्पलीसिलिन रेसिस्टेंट जीन होता है तो इसे ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो होस्ट सेल भी एम्पलीसिलिन रेसिस्टेंट सेल में बदल जाता है। जैसे देखिए कोई सेल है वो एम्पलीसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, तो उसको ई कोलाई में ट्रांसफर करते हैं तो होस्ट सेल भी जो होता है वो एम्पलीसिलिन रेसिस्टेंट सेल के क्या होता है, रेसिस्टेंट हो जाता है वो। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसमें ई कोलाई का जो हम लोग बनाए थे रिकॉम्बिनेंट एम्पलीसिलिन रेसिस्टेंट जीन, वो उसमें अगर हम लोग होस्ट भेज देते हैं होस्ट सेल में तो वो भी रेसिस्टेंट हो जाएगा उस जीन, वो पर्टिकुलर एम्पलीसिलिन रेसिस्टेंट जीन का, ठीक है। जब हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल को एम्पलीसिलिन रखने वाली एगर प्लेट पर फैलाएं तो केवल ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करते हैं, जबकि अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल की मृत्यु हो जाती है। अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल की मृत्यु हो जाती है, जो जरूरी होता है वही रहते हैं। एम्पलीसिलिन रेसिस्टेंट जीन के कारण कोई भी एम्पलीसिलिन को उपस्थिति में ट्रांसफॉर्म सेल को सेलेक्ट कर सकता है। इस केस में एम्पलीसिलिन रेसिस्टेंट जीन को सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। एम्पलीसिलिन जीन को क्या बोलते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर। अब उसका क्या है, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, देखिए क्या होता है कि मतलब वेक्टर हम लोग कैसे चॉइस करेंगे, आप ये भी तो आप हो सकता है मानो कि सर जो वेक्टर है वो चॉइस करेंगे, तो वेक्टर का चॉइस करने का कुछ है पॉइंट। जैसे देखिए इंसर्ट साइज उसका देखेंगे, ठीक है, वेक्टर साइज देखेंगे, रिस्ट्रिक्शन साइज देखेंगे, क्लोनिंग इफिशियंसी देखेंगे कि कितना क्लोन बना सकता है, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखना होता है, ठीक है। अब देखिए ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, अब क्या करेंगे, फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। जब आप एलियन डीएनए को एक पीस को एक क्लोनिंग फैक्टर में प्रवेश कराकर इसे बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल सेल में ट्रांसफर करते हैं तो एलियन डीएनए इनमें मल्टीप्लाई होने लगता है। ऑलमोस्ट सभी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट उद्देश्य डिजायरेबल प्रोटीन को प्रोड्यूस करना होता है तथा इसके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए के एक्सप्रेस होने की आवश्यकता होती है। फॉरेन जीन एप्रोप्रिएट कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। होस्ट सेल में फॉरेन जीन के एक्सप्रेशन को समझाने के लिए कई टेक्निकल बातें को डिटेल में जानना आवश्यक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्लोनिंग तथा टारगेट प्रोटीन के एक्सप्रेशन को इंट्रोड्यूस करने वाली कंडीशन को फेवरेबल बनाने के बाद कोई भी लार्ज स्केल पर इसके प्रोडक्शन के बारे में सोच सकता है, ठीक है। क्या आप रीजन बता सकते हैं कि लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन क्यों आवश्यक है? हाँ, यदि कोई प्रोटीन इनकोडिंग जीन किसी हेट्रोलोगस होस्ट में एक्सप्रेस होता है तो इसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट रखने वाली सेल को स्मॉल स्केल पर लेबोरेटरी में ग्रो किया जा सकता है। कल्चर का उपयोग डिजायर प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करने तथा विभिन्न सेपरेशन टेक्निक द्वारा प्रोटीन को प्यूरिफाई करने में करते हैं। सेल्स को कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जहां एक ओर से यूज्ड मीडियम को निकाला जाता है तथा दूसरी ओर से फ्रेश मीडियम भरा जाता है ताकि सेल अपनी फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लॉग एक्सपोनेंशियल फेज में बना रहे। इस प्रकार कल्चरिंग मेथड डिजायरेबल प्रोटीन के अधिक प्रोडक्शन के लिए लार्ज बायोमास को प्रोड्यूस करते हैं। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर से प्रोडक्ट की पर्याप्त
मात्रा में का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर में प्रोडक्ट का पर्याप्त में वो नहीं हो सकता है प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट की अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करने के लिए बायोरिएक्टर का यूज करते हैं, जहां कल्चर से अधिक वॉल्यूम 100 से 1000 लीटर को प्रोसेस्ड किया जाता है। बायोरिएक्टर एक वेसल्स के समान है जिनमें माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल, ह्यूमन सेल को यूज करते हैं। रॉ मटेरियल को स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इंडिविजुअल एंजाइम आदि बायोटेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। बायोरिएक्टर डिजायर प्रोडक्ट को पाए जाने के लिए ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन प्रदान करता है, जैसे टेम्परेचर, पीएच, सब्सटेंस, साल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन। अधिकतर उपयोग किए जाने वाले बायोरिएक्टर्स क्या है, स्ट्रिंग टाइप होते हैं, फिगर जो यहाँ दिए हुआ है, ठीक है। स्ट्रिक्ट टैंक रिएक्टर सामान्यतः सिलेंड्रिकल होते हैं, इनके बेस कर्व्ड होते हैं। इसमें रिएक्टर के अंदर कंटेंट्स की मिक्सिंग में सहायता मिलती है। मतलब ये क्या करता है, घूमता है, ये घूमता है और क्या करता है, मिक्स करता है, ठीक है। मतलब ऑप्टिमम आप समझ रहे हैं, पीएच चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, पीएच चाहिए, टेम्परेचर, साल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, सबस्ट्रेट, ये क्या है, बायोरिएक्टर है। ये क्या है, बायोरिएक्टर, ठीक है। बायोरिएक्टर के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी तथा उसकी मिक्सिंग का काम स्टील करता है। ये देखिए, ये जो है ये करता है। ये अल्टरनेटिवली वायु की बबल के रूप में बायोरिएक्टर के अंदर भेजा जाता है, ठीक है। यदि आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो बायोरिएक्टर के एक एगिएटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम तथा सैंपलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। देखिए यहाँ ये सब जो है, पीएच कंट्रोल, मोटर, फोम ब्रेकर, फ्लैट, कल्चर, स्टेराइल, सब अलग अलग है। इंसर्शन सरफेस ऑक्सीजन, एयर से ऑक्सीजन जा रहा है, ये सब जो है ये ऑक्सीजन जा रहा है, ये गैस इंटरटेनमेंट है, ठीक है। ठीक, यदि आपने चित्र को ध्यान से देंगे तो इसमें डिलीवरी को, ठीक है, सैंपलिंग पॉइंट से कल्चर की थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जा सकती है। कल्चर की थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जा सकती है। फिर क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। अब उससे क्या होगा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस में क्या होता है बता देते हैं। देखिए इसमें होता है पहला सेपरेशन, दूसरा पहला सेपरेशन, दूसरा प्यूरिफिकेशन, तीसरा प्रिजर्वेशन, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम हो गया। अप स्ट्रीम नहीं है। देखिए डाउन स्ट्रीम पहले इसको बताते हैं, फिर अप स्ट्रीम बताएंगे। बायोसिंथेटिक स्टेज को पूरा करने के बाद मार्केटिंग के लिए फिनिशिंग प्रोडक्ट की तरह रेडी होने से पहले यह प्रोडक्ट के प्रोसेस से होकर गुजरता है। प्रोसेस में सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन शामिल होता है, जिसे कलेक्टिवली डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोडक्ट को सुटेबल प्रिजर्वेटिव के साथ फॉर्मुलेट किया जाता है। ड्रग के केस में इसे फॉर्मुलेशन की क्लिनिकल ट्रेड से गुजरते हैं। प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की भी आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए डाउन स्ट्रीम प्रोसेस तथा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट अलग अलग होता है। यहाँ पर मेरा चैप्टर खत्म हो गया। अब इसमें एक अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम तो पढ़ लिए, अप स्ट्रीम प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सेल आइसोलेटेड सेल एक्सप्रेशन टू फाइंड प्रोडक्ट, ये हो गया अप स्ट्रीम में, ठीक है। सेल आइसोलेशन करते हैं इसमें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।